अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खेती। ये एक नज्म है, इसके मुसन्निफ का नाम अमीक हनफी है। हम लोग अमीक हनफी का बायोग्राफी साथ ही साथ नज्म खेती का खुलासा एक ही क्लास में पूरा चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत ज्यादा दिलचस्प और मजेदार है। मुकम्मल क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लास देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो आइए आज की क्लास की हम लोग आगाज यानी शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको अमीक हनफी से तारुफ कराते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नज्म खेती के तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अमीक हनफी इसका मुख्तसर तारुफ करते हैं। अमीक हनफी कौन से नज्म के मुसन्निफ है, याद हो गया ना, नज्म खेती के मुसन्निफ हैं, उसी के लेखक, उसी के राइटर हैं। इसकी पैदाइश और वफात पे पहले नजर डालते हैं हम लोग। देखिएगा, तारीख पैदाइश यानी पैदाइश का डेट, कौन सा डेट में इनकी पैदाइश होती है, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। हम लोग साथ साथ में लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि सर जो है इस तरह से लिखे थे 1928 ईस्वी में। फिर हम लोग देखते हैं जाए पैदाइश, यानी जिस जगह में अमीक हनफी की पैदाइश होती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जाए पैदाइश कहते हैं। तो अमीक हनफी की जाए पैदाइश होती है मोछावनी। मोछावनी आप लोग नहीं जानते हैं ना, ये एक गांव का नाम है। ये गांव आपका इंदौर, ये क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कहां पे आता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का नाम है मोछावनी। वहीं पे इनकी पैदाइश 1928 ईस्वी में होती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसकी तारीख वफात देखते हैं, यानी जिस डेट में इसकी जो है वफात हुई है उसको हम लोग देख रहे हैं। 1988 ईस्वी में इसकी वफात होती है। हम लोग पढ़े थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 ईस्वी में पैदाइश हुई थी, लेकिन याद रखिएगा 1988 ईस्वी में अमीक हनफी की वफात होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 1888 और यहाँ पे मैच क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला डिजिट 88 वाला है ना। तो याद रखिएगा तारीख वफात 1988 ईस्वी में है। और कहां पे हुई थी, तो दिल्ली में। आपसे सवाल पूछा जाता है, बताइए अमीक हनफी की वफात कौन सी जगह में होती है, आप क्या बताएंगे, दिल्ली में बताएंगे। और अमीक हनफी शख्स को देख लीजिए आप लोग, यही है अमीक हनफी। थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, देख करके थोड़ा मुस्कुराइए आप लोग भी। चलिए भाई, तो आगे देखते हैं हम लोग अमीक हनफी के बारे में। यहां पे थोड़ा सा देखिए आप, अमीक हनफी उर्दू अदब के एक मुअत्तबर शायर, नक्काद और जदीदियत के नुमाइंदा अदीब थे। यहां पे 3 क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या, देखिएगा ध्यान से आप लोग। उर्दू अदब में ये महारत रखते थे। उर्दू अदब को क्या होगा आपका, चाहे वो अफसाना वाला सिन्फ हो, चाहे यानी हिस्सा नसर वाला सिन्फ हो, चाहे वो आपका शेरो शायरी वाला सिन्फ हो। शेरो शायरी में आपका मरसिया, मसनवी, नज्म, गजल आ जाएगा, ये सब चीज। और आपका हिस्सा नसर में आपका खाका, ड्रामा, मुकाला, नाविल, दास्तान, ये सब चीज आपका हिस्सा नस्र वाला पार्ट में आएगा। तो इसमें जो है ना, ये सब चीज उर्दू अदब के अंदर में ही आता है। ये चीज अपने जहन में बैठा लीजिए। तो उर्दू अदब के एक मुअत्तबर शायर और साथ ही साथ नक्काद थे। नक्काद के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, इतना बार नहीं बताएंगे आप लोगों को। साथ ही साथ कहते हैं जदीदियत के नुमाइंदा अदीब थे। जदीदियत से मुराद नए दौर के। यहां पे एक आपका सवाल बनेगा, क्या पूछा जाएगा, किन शायर को या फिर कौन से शायर को जदीदियत से मुअत्तबर शायर तस्लीम किए जाते हैं, माने जाते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कौन है, तो ये अमीक हनफी है। एक क्वेश्चन इसी तरह से कॉमन आपको लगेगा, मुशाबा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, बताइए तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर कौन है, तो वो आपका अली सरदार जाफरी हो जाएगा। लेकिन जदीदियत से वाबिस्ता यानी ताल्लुक रखने वाले मुअत्तबर शायर किसे तस्लीम किए जाते हैं, तो वो आपका है अमीक हनफी। बस ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
काफी वीवीआई था, हर बार पूछा जाता है वहां से, है ना। आगे कहते हैं अदीब थे जिन्होंने शायरी और तनकीद दोनों मैदान में नए रुझानात को फरोग दिया। चाहे वो तनकीद करना हुआ, तनकीद समझते हैं आप लोग खरे खोटे की पहचान करना, और तनकीद करने वाले को ही नक्काद कहते हैं। यहां पे जो आपने देखा तनकीद करने वाले को नक्काद कहते हैं, है ना। तनकीद के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रिकेट का कोच है ना, अब वो जो है अपने जो उसके पास सीखने के लिए आते हैं उसकी अच्छाई, उनकी जो है जो चीज खराब शॉट खेलते हैं या फिर कुछ अच्छा शॉट खेलते हैं, दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तीसरी चीज है उसको बताना, वही हो गया तनकीद करना। या फिर एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, दोनों चीज को नजर में रखते हुए एक तीसरी चीज का ढांचा देना, स्ट्रक्चर देना, उसी को कहते हैं तनकीद करना। तनकीद करने वाले को क्या कहते हैं? नक्काद कहते हैं। तो दोनों मैदानों में, दोनों फील्ड में जो है क्या रखते थे? रुझानात को फरोग दिया, दोनों फील्ड में महारत रखते थे। ये कौन? अमीक हनफी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अमीक हनफी के बारे में। तालीम व अदबी बुनियाद, इनकी तालीम कहां तक रही और क्या क्या चीजें इन्होंने किया, तो देखिएगा तारीख और सियासत में एमए किया। ये चीज जहन में पहले बैठाइए, उसके बाद समझाएंगे आपको। एक सब्जेक्ट का नाम क्या है? तारीख। दूसरी सब्जेक्ट का नाम क्या है? सियासत। तारीख से मुराद आपका हिस्ट्री हो गया, जिसको आप हिंदी में इतिहास कहते हैं। सियासत से मुराद पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसको हिंदी में आप लोग राजनीतिक कहते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट में क्या किए थे? एमए किए थे। क्या किए थे? ये एमए किए थे। सवाल पूछा जाएगा अमीक हनफी किस सब्जेक्ट में एमए किए थे? तो तारीख और सियासत में। आगे कहा जा रहा है दिलचस्पियां, तो देखिएगा फलसफा। अब बोलेंगे आप सर फलसफा का मतलब? फलसफा का मतलब होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी में जो है ना सोचने समझने की ये सारी चीजों को जो है बहुत ही गहरे अंदाज में इसमें दिया जाता है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी सोचने समझने की सलाहियत में इंप्रूव होगा, डेवलप होगा, है ना। तो ये एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी। उसी तरह से एक सब्जेक्ट है मौसीकी। मौसीकी से मुराद संगीत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत भी कहते हैं, मौसीकी कहते हैं, संगीत या फिर म्यूजिक भी कहते हैं। सब्जेक्ट होता है ना म्यूजिक। कौन सा सब्जेक्ट रखे हो भाई? तो बोले म्यूजिक सब्जेक्ट रखे हैं, वही एक सब्जेक्ट है। आगे है और अदब से गहरी वाबिस्तगी रही। और अदब से, अदब वही आपका चाहे नज्म निगारी हो चाहे फिर अफसाना निगारी हो, यानी दोनों कैटेगरी में, नस्र और नज्म दोनों कैटेगरी में महारत रखना। तो कहते हैं ये सब चीज में इनकी इंटरेस्टिंग गहरी वाबिस्तगी रही। ये कहने का मुराद ये है कि सब में जो है बराबर का दिलचस्पी रहा। क्या रहा? बराबर का दिलचस्पी रहा। ये सारे सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। बताइए अमीक हनफी फलसफा और मौसीकी के अलावा कौन सब्जेक्ट में जो है एकसा नजर रखते थे, बराबर नजर रखते थे? आप क्या बोलेंगे? उर्दू अदब में। आपसे पूछा जाएगा उर्दू अदब के अलावा कौन से सब्जेक्ट में जो है एकसा नजर रखते थे, गहरी नजर रखते थे? तो आप बोलेंगे फलसफा व मौसीकी। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास है मुलाजिमत व अमली जिंदगी, यानी मुलाजिमत कौन कौन से फील्ड में किए और उसके साथ में क्या किए, उन सारी चीजों को इस फॉर्मेट, इस हैयत में देखेंगे। देखिएगा ऑल इंडिया रेडियो में तवील अरसे तक काम किया। ऑल इंडिया रेडियो में लंबे अरसे तक काम किया। ऑल इंडिया रेडियो यहां पे जो है ना टीवी वगैरह की जो है क्या होती थी, इसमें काम वगैरह होती थी, तो इसी में, इसी फील्ड में जो है ये काम कर रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो में बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लंबे मुद्दत तक जो है काम किया। अब साथ ही साथ स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए। स्टेशन डायरेक्टर ये भी आपका टीवी वगैरह से ही रिलेटेड होता है ना, इसमें भी जॉब करते थे और इससे भी रिटायर हुए, इससे भी सुबकदोश हुए। आपसे सवाल पूछा जाता है अमीक हनफी बताइए तवील मुद्दत तक किस में जॉब कर रहे थे? आप क्या बोलेंगे? ऑल इंडिया रेडियो में। कौन से इससे जो है ना सुबकदोश हुए थे? तो आप क्या बोलेंगे? स्टेशन डायरेक्टर से सुबकदोश हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग शायरी व अदबी खिदमात। तो देखिएगा पहला शेरी मजमुआ संगे पैराहन है। हम लोग एक सिर्फ पढ़े थे पैराहन। पैराहन जो है ना ये क्या था? ये एक अली सरदार जाफरी, इससे पहले हम लोग चैप्टर 12 में पढ़े थे अली सरदार जाफरी के बारे में।
तो याद रखिएगा अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ पैराहन था, लेकिन संगे पैराहन ये कलाम का मजमुआ किसका है? याद कर लीजिए, ज़हन में बैठा लीजिए, अमीक हनफी का संगे पैराहन। संगे पैराहन आए तो आपको नाम याद रखना है शख्स का, अमीक हनफी। अगर आपके पास आए पैराहन सिर्फ, तो आपको नाम क्या याद रखना है? अली सरदार जाफरी। यहाँ पे बच्चे लोग जो है ना कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिए। देखिएगा पहला शेरी मजमुआ संगे पैराहन, जिस पर तरक्की पसंद फिक्र के असरात नुमाया थे। तरक्की पसंद फिक्र के असर की जमा होती है असरात, इसमें जो है असर पड़ा और इसमें जो है तवज्जो दिया गया। आगे कहते हैं जदीदियत, जदीदियत से मुराद नई है ना, नई नई चीजें। तो बाद में इन्होंने अपनी शायरी में जदीदियत, रुझानात और नए तजुर्बात शामिल किए। जदीदियत में यानी नए दौर के जो भी शेरो शायरी लिखा गया या फिर जो भी नए दौर के शेरो शायरी लिखे, इसमें जो है ध्यान दिए और साथ ही साथ इसमें तजुर्बात शामिल किए, इसमें एक्सपीरियंस जो है इसमें ऐड किए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तवील नज़्म इसका देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लंबी नज़्म। तवील नज़्म से मुराद लंबी नज़्म है ना। देखिएगा जिनसे उन्हें खास शोहरत मिली, तवील नज़्मों से इसको बहुत ज्यादा शोहरत, इज्जत, रिस्पेक्ट मिला। देखिए देखते हैं हम लोग। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पे सिंदबाद, सेकंड नंबर शहजादा, है ना। शहजादा, सिंदबाद और शहजादा, ये तो आपको याद हो जाएगा, दोनों यूं ही तुरंत याद होगा। ट्रिक क्या है? आप लोग सीरियल देखे है ना, सिंदबाद जहाजी, ये सुने थे आप लोग कभी? ये ट्यून है ना। तो इस तरह से आप एक सीरियल देखे होंगे, सिंदबाद जहाजी और साथ ही साथ शहजादा, बादशाह का लड़का को क्या कहते हैं? शहजादा। तो ये दोनों चीज तो आपको तुरंत याद हो गया। आपसे पूछा जाएगा अमीक हनफी के दो नज्म का नाम, सॉरी अमीक हनफी की दो तवील नज्मों का नाम बताइए। आप क्या बोलेंगे? तवील नज्म सिंदबाद और शहजादा, ये दोनों तो तुरंत आपको याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिएगा सैयार गान, शबे गुश्त, सूरतुल नाकूस, सिलसिलतुल जर्स, ये आप 3-4 अलग से एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि दो ही नज्म आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है। याद करना चाहे तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। सैयार गान, शबे गुश्त, सूरतुल नाकूस, सिलसिलतुल जर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तनकीदी किताब, है ना। तनकीदी कुतुब, किताब की जमा कुतुब होती है। शोले की शनाख्त और शेर चीजें दिगर अस्त। शोले की शनाख्त, शनाख्त का मतलब क्या होता है? पहचान। आप याद रख सकते हैं शोले की शनाख्त, ठीक। एक ये वाला हो गया, दूसरा शेर चीजें दिगर अस। तनकीदी इसका ये दोनों किताब है, बहुत ज्यादा, काफी वीवीआई 100% आप याद रखिए, इस बार के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ये दोनों चीजें, चाहे आपसे पूछ दिया जाए इनकी एक तनकीदी किताबों का नाम बताइए या फिर इनकी दो तनकीदों किताबों का नाम बताइए, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा शोले की शनाख्त ये किसकी तनकीदी किताब है, या फिर शोले की शनाख्त इसके मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम क्या है? आप बोलेंगे अमीक हनफी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास है, कहा जा रहा है कि इन तहरीरों ने जदीद अदब को समझने में नई राहें खोली। इसके जितने भी तहरीर हैं, जितने भी इन्होंने तहरीर किया, नई सोच और जदीद यानी नई अदब की जो है एक रास्ता हमवार किया, एक रास्ता जो है ओपन किया, रास्ता दिखाया। दिखाने का काम कौन किए? तो वही आपका अमीक हनफी। अब आगे कहा जा रहा है मौसीकी यानी म्यूजिक, मौसीक के बाकायदा तालीम हासिल की और उस्ताद रजब अली खान पर किताब भी लिखी। यहां पे दो चीज याद रखना है आपको, म्यूजिक, मौसीकी, इसकी जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसका कोर्स किए अमीक हनफी, और इसके अवज पर उस्ताद रजब अली खान, इसके उस्ताद का नाम रजब अली खान, इस पर एक किताब भी लिखे म्यूजिक के ऊपर, है ना। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अदबी मकाम इसका। देखिएगा अमीक हनफी को उर्दू के जदीद अदब में एक मुअत्तबर शायर और नक्काद समझा जाता है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मुअत्तबर शायर भी तस्लीम किए जाते हैं जदीदियत से वाबिस्ता, साथ ही साथ नक्काद भी समझा जाता है ना।
आगे कहते हैं उनकी शायरी, तनकीद और तवील नज़्मों के तजुर्बात ने उन्हें उर्दू अदब में एक मुनफरिद और बावकार मकाम अता किया है। उर्दू अदब में मुनफरिद यानी अलग, डिफरेंट जो है इसका पहचान दिलाया है उनकी उर्दू शायरी, तवील नज़्में, तनकीदी किताबों की वजह से, है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फिर और देखिएगा नतीजा देखते हैं। अमीर हनफी एक ऐसे शायर थे जिन्होंने उर्दू शायरी को नया जायका, नई जिहत और जदीद सोच अता की। उनका काम आज भी अदब की जो है तालिबे इल्मों और कारीन के लिए रहनुमाई का जरिया है। ये सब कुछ पढ़ना था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रहेगा नतीजा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए हम लोग अमीर हनफी की नज्म खेती के तरफ बढ़ते हैं। इसका नज्म को एक नजर पहले पढ़ते हैं, फिर इसका एक एक जो है ना सेंटेंस, एक एक शेर का हम लोग क्या करेंगे, एक एक मिसरा का तशरीह करेंगे अच्छे से। देखिएगा, वक्त की खेती हम वक्त बोता है, उगाता पालता है ना। आगे कहा जा रहा है और पढ़ने के मौके भी हमें देता वक्त। देखिएगा, सरसब्ज को जरनी बनाने की इजाजत मरहमत करता है और नाचने देता है बादशाह की मौजों के साथ, झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में, चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त। आगे देखिएगा, हाँ मगर अंजाम कार काट लेता है हमें, हम बाला आखिर उसके लुक्मे, हम बाला आखिर उसकी फसल। टोटल मिसरा आपने कितना देखा, ध्यान से देखिएगा, टोटल मिसरा 11 देखे। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, बताइए नज्म खेती में कुल कितने मिसरा हैं, कुल कितने शेर हैं, सॉरी शेर नहीं मिसरा पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल 11 मिसरा है। नज्म खेती के मुसन्निफ अमीर हनफी आपने पहले ही याद कर लिया। नज्म खेती का हम लोग एक एक शेर का तशरीह करते हैं ताकि अगर आपको इस तरह से पूछ दिया जाए, किस तरह से, हम अगर अंजाम कार काट लेता है हमें, हम वाला आखिर उसके लुक में, हम वाला आखिर उसकी फसल है, आपको ये चीज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा मुंदरजा झेल जो है शेर की तशरीह कीजिए। जब तक तशरीह पढ़ेंगे नहीं, जब तक थोड़ा सा तवज्जो देंगे नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा ना। देखिएगा, एक एक करके हम लोग इसका माना मतलब को देखते हैं। वक्त की खेती हम, इससे मुराद है शायर हमें वक्त की खेती करार देते हैं, यानी हम वक्त की मेहनत से परवान चढ़ते हैं। हमको शायर जो है वक्त के मानिंद, वक्त के जैसे करार दे करके, वक्त से कंपेयर करके हमको क्या कहते हैं कि हम सब इंसान वक्त की खेती हैं। जिस तरह से खेती बाड़ी होती है ना कि फसल उगाए, फसल उगाने के बाद फिर वो उसमें वो पौधा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फिर उसमें अनाज आया, फसल आया, फिर पकने के बाद उसको काट लेते हैं। एज इट इज सेम टू सेम बताए हैं, खेती बाड़ी के जरिए इंसान की भी जो है पैदाइश होती है, वो बड़ा होता है, परवान पर चढ़ता है, उसके बाद आखिरकार उसे भी काट लिया जाता है। यानी जब वक्त आता है उसका जाने का तो फिर वो इस दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं। जब बुलावा आता है तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते हैं। उसको जितना महदूद वक्त था उसके पास, उस वक्त के अकॉर्डिंग ही वो रहते हैं। अगर वक्त को जाया किए, बर्बाद किए तो फिर वो गया वक्त कभी आता नहीं। आप लोग सुने हैं ना कि गया वक्त कभी दोबारा नहीं आता, वही चीज कहते हैं यहाँ पे वक्त की खेती हम। शायर हमें वक्त की खेती करार देते हैं। शायर हमको क्या करार देते हैं कि हम वक्त की खेती हैं, यानी हम वक्त की मेहनत से परवान चढ़ते हैं, यानी उड़ान भरते हैं, परवान चढ़ते हैं। हम वक्त के साथ साथ में अगर चलते रहे, वक्त का कदर कीमत करते रहे तो फिर हम अपने जो है जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो गोल है उस गोल तक पहुंच पाते हैं, परवान चढ़ते हैं। वक्त बोता उगाता पालता है, इसका मतलब क्या हुआ, वक्त हमें बीज की तरह बोता है। वक्त हमको क्या करता है, बीज की तरह बोता है, फिर हमें परवान चढ़ाता और संभालता, देखभाल करता, जैसे किसान अपनी फसल की देखभाल करता है। वक्त हमको बीज की तरह जो है क्या करता है, बीज की तरह उगाता है। देखिएगा, बीज की तरह बोता है, फिर हमें परवान चढ़ाता है और संभालता से मुराद देखभाल करता है, जैसे किसान अपनी फसल की देखभाल करता। और पढ़ने के मौके भी हमें देता वक्त। तो कहते हैं वक्त हमें जिंदगी में सीखने और आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है, यानी वक्त हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर इस मौका को हम आज गवाएं तो फिर कल हमको वो मौका मिलने वाला नहीं है।
चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। चौथा शेर था आपके पास, सरसब्ज को जर्नी बनाने की इजाजत मरहमत करता है। और सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा, जर्नी का मतलब होता है सुनहरा, है ना। जो ऑफर मिलता है वो सुनहरा ऑफर मिल रहा है ना। ऑफर से याद आ गया, आप लोगों का एक ऑफर है। क्या ऑफर है? 20 अगस्त तक कोर्स का फीस पूरा डिस्काउंट चल रहा है, 150 रुपए डिस्काउंट है, जो कि कोर्स का फीस अभी आपका 349 है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बैरकफ कहना ये चाह रहे थे, सरसब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है। और मरहमत का मतलब होता है मेहरबानी करना, इनायत करना, मेहरबानी करना। इजाजत का मतलब परमिशन देना, है ना। तो कहते हैं इसका आसान मतलब यहां पे लिख डाले हैं, वक्त हमें सरसब्ज, यानी सरसब्ज से मुराद जवानी से, क्या कहते हैं सरसब्ज, क्योंकि खेती बाड़ी वाला मामला है तो वहीं से मुशाहबा दिए हैं। तो सरसब्ज का मतलब हरा भरा होता है। तो हरा भरा हम लोग किसको कह सकते हैं? नौजवानी को हरा भरा कह सकते हैं। हरा भरा कब होगा? जब फसल आप लोग बोएंगे, बीज बोएंगे, फसल उगेगा, जब पौधा देने लायक होगा तो वो क्या होगा? जवान ही ना कहलाएगा, नौजवान कहलाएगा ना। तो वो क्या होगा? लहलहाता हुआ पौधा दिखेगा, उससे मुराद सरसब्ज हुआ। अब आगे कहते हैं सरसब्ज यानी जवानी से जर्द बुढ़ापे, क्या कह रहे हैं? जर्द यानी बुढ़ापे की तरफ जाने देता है। जवानी यानी आपको परवान चढ़ाएगा, साथ ही साथ फिर बुढ़ापे के तरफ यही वक्त ही लेके जाएगा। आगे कहते हैं यानी वक्त के साथ हमारी तवानाई खत्म होने लगती है। तवानाई यानी कुव्वत, ताकत जो है, क्षमता, ये जो है आपका कम होने लगता है, खत्म होने लगता है। आगे कहते हैं नाचने देता है बादे शौक की मौजों के साथ। वक्त हमें खुशियों और आजादी के लम्हे देता है, जब हम जिंदगी के खुशीले पुरजोश लम्हात का लुत्फ उठाते हैं, मजा उठाते हैं। आगे देखिएगा झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में। वक्त हमें सूरज की किरणों और कुदरत की हसीन लम्हात के साथ झूमने का मौका फराहम करता है। इसका मतलब हुआ आगे है चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त। वक्त हमें चांदनी रातों का मजा लेने का मौका देता है, जिससे हम सरवर यानी मस्ती में मस्त होते हैं। और वक्त भी हमें खुश देखकर खुश होता है ना। आगे कहा जा रहा है हाँ मगर अंजाम का, शायर बताते हैं आखिरकार हर चीज का एक अंजाम यानी इख्तिताम होता है। यानी ये खुशियां और जवानी हमेशा नहीं रहती। आगे कहते हैं काट लेता है हमें वक्त, आखिरकार हमें अपनी फसल की तरह काट लेता है, यानी हमें फना यानी खत्म की तरफ लेके जाता है। दारे बका से दारे फना की ओर हम लोगों को लेके जाता है। कौन? तो ये है वक्त आपका। आगे कहते हैं हम वाला आखिर उसके लुक में, कहा जा रहा है हम वाला आखिर वक्त के लुक में, खाने का हिस्सा है ना। हम लुकमा से मुराद खाने का हिस्सा होता है। हम वाला आखिर वक्त के लुक में यानी खाने का हिस्सा बन जाते हैं, यानी वक्त हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता, अपनी पकड़ में ले लेता है। आगे कहा जा रहा है हम वाला आखिर उसकी फसल, यानी आखिर में हम वक्त की फसल बनकर उसमें जज्ब यानी मिल हो जाते हैं, यानी उसमें जो है जज्ब हो जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। किसमें? मिट्टी में। आगे कहते हैं यानी हम वक्त की गर्दिश यानी चक्कर में फना यानी खत्म हो जाते हैं। वही कहा जा रहा दारे बका से दारे फना की ओर कूच कर जाते हैं, इस दुनिया को दाए लब्बैक कह देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हम लोगों का जिंदगी की हयात, जब से आपकी पैदाइश होती है जवानी से लेकर बुढ़ापा तक। ये 11 मिसरों में ये जो है नज्म खेती में उस तरह से समा दिए हैं सारी बातों को कि कहा नहीं जा सकता। इस नज्म के मरकजी किरदार वक्त ही होगा। ठीक है, और वक्त की कदर कीमत सारी चीजें इस नज्म के बाद पढ़ने के बाद हमको अंदाजा हुआ, आइडिया लगा, है ना। अब देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा खुलासा करते हैं, थोड़ा इसके हिसाब से थोड़ा खुलासा करते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न में जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है उसके अकॉर्डिंग भी खुलासा करेंगे। देखिएगा ये नज्म वक्त और जिंदगी की हकीकत को बयान करती है। पूरा नज्म का हम लोग एक साथ में यहाँ पे दे दिए हैं। यह नज्म वक्त और जिंदगी की हकीकत को बयान करती है कि वक्त हमें अपनी फसल की तरह परवान चढ़ाता है, अपनी फसल की तरह आगे बढ़ने का मौका देता है, खुशियों के मौके फराहम करता है। खुशियों के मौका की जमा है मौके फराहम करता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन आखिरकार हमें अपनी अंजाम यानी इख्तिताम तक पहुंचा देता है। शायर ने जिंदगी को वक्त की खेती से तशबिया दी है, जिंदगी को वक्त की खेती से तशबिया दी है। तशबिया का मुराद यह हुआ
तशबिया किसको कहते हैं? जैसे हम आपको कह सकते हैं मेरा लड़का शेर के तरह बहादुर है, मेरा लड़का शेर के तरह बहादुर है, मेरा लड़का चांद के तरह खूबसूरत है। हम चांद और शेर से तशबिया दिए, वैसे ही वक्त के जरिए जो है तशबिया देते हैं। कहते हैं शायर ने जिंदगी को वक्त की खेती से तशबिया दी है, वक्त की खेती से क्या की है? तशबिया दी है, जिसमें परवान चढ़ने और अंजाम को पहुंचाने का एक फितरी कुदरती सिलसिला मौजूद है। आइए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, नज्म खेती का खुलासा लिखिए। आपको कुछ इस प्रकार से, इस तरह से लिखना है, यहीं से आपका 5 नंबर बनेगा। कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा खुलासा वाला इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, नज्म खेती के शायर अमीर हनफी हैं। ये एक आजाद नज्म है जिसमें 11 मिसरे शामिल हैं। याद हुआ, नज्म खेती के शायर अमीर हनफी हैं। यह एक आजाद नज्म है। ये क्या है? ये एक आजाद नज्म है। इसमें टोटल कितने मिसरे हैं? 11 मिसरे हैं। ये 3 चीज आपने याद कर लिया। आइए आगे याद करते हैं। इस नज्म में शायर ने वक्त को एक कहानी की सूरत में पेश किया है। इस नज्म में शायर ने वक्त को किसके सूरत में? तो कहानी के सूरत में पेश किया है, बयान किया है। शायर बताता है कि वक्त इंसान की जिंदगी की खेती की तरह है। शायर बताता है कि क्या कहा जा रहा है? पेश किया है। शायर बताता है कि वक्त इंसान की जिंदगी की खेती की तरह है। वक्त क्या है? इंसान की जिंदगी की खेती की तरह है। किसकी? तो जिंदगी की खेती की तरह है। यह हमें परवान चढ़ाता है, खुशियां बख्शा है और जिंदगी को आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के मौके फराहम करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे खेती पकने के बाद काट दी जाती है, वैसे ही वक्त भी आखिरकार हमें फना यानी मौत की तरफ ले जाता है। फना यानी मौत की तरफ ले जाता है। कहते हैं आगे, शायर का पैगाम यह है कि वक्त न सिर्फ जिंदगी बनाता है बल्कि उसका अंजाम भी तय करता है। यह कभी खुशियों का सबब बनता है और कभी इंसान को इख्तिताम की तरफ यानी आखिर की तरफ ले जाता है। यूं इस नज़्म में वक्त की हकीकत और अहमियत को बड़ी खूबसूरती के साथ खेती की मिसाल के जरिए बयान किया गया है। हर इंसान वक्त की खेती है, हर इंसान वक्त की खेती में उगता है और एक दिन उसकी क्या होती है? और एक दिन उसकी फसल काटने का लम्हा जरूर आता। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ज़हन में बैठा लेना है। पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन पे दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग अच्छे से और पढ़िएगा, याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो है पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। बाकी आज का सेशन, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक इख्तिताम करते हैं, यहीं तक एंडिंग करते हैं। मिलते हैं एक अगली क्लास में, एक अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद भारत। टेक केयर, बाय बाय। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है और खामोशियों की जुबान कोई न समझे यहाँ। सहरा में गुल खिलते नहीं, मिलके कभी मिलते नहीं। जाने है किसकी खता अनजानी ये राहें, मंजिल का देगी पता। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है। चलो, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। कि बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा।